गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लुकिंग गुड। आज 30 मार्च 2021 है, दिन है ट्यूसडे। आई एम श्योर आपने होली का त्यौहार जो है वो फैमिली के साथ काफ़ी एंजॉय किया होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो होली को खेल नहीं पाए थे क्योंकि कोविड-19 के साथ जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस थे। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। मैं भी नहीं खेला था क्योंकि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस थे, राइट। तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। होपफुली नेक्स्ट ईयर फिर से रंगों के साथ रंगों का त्यौहार जो है वो खुशी खुशी मनाएंगे। दिन की शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर कोट के साथ। इट इज़ नेवर टू लेट टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स एंड इफ़ वी डू नॉट वी रिस्क रिपीटिंग देम। मिस्टेक्स हम सब करते हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचेंगे, और अगर राइट एटीट्यूड रहा तो फिर थर्ड स्टेप ये होगा कि आप उस प्रॉब्लम को या फिर उस मिस्टेक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी व्यक्ति ये तीन चीज़ें करता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो वो उस पर्टिकुलर मिस्टेक को कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं: क्लाइमेट चेंज, अफगानिस्तान, कोविड-19। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। डेमो वीडियोस देखने के लिए आज ही विजिट करें studiiq.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। जो मैंने आपको लास्ट सेशन में प्रश्न पूछे थे, इट वाज ऑन सैटरडे, तो ये तीन आंसर्स हैं। आज का पहला प्रश्न है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी के कैपिटल का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये जो अंबानी साहब हैं, मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी मिली थी, तो उस केस में एक मुंबई पुलिस ऑफिसर जिनका नाम है सचिन वाजे, तो उनको पकड़ा गया था। हाल ही में एनआईए ने एक पर्टिकुलर नदी है, उस नदी में कुछ छानबीन की और वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। तो उस नदी का नाम बताइए। ये नदी काफ़ी न्यूज़ में थी, तो आई एम श्योर आपको पता होगा इसका नाम, या फिर नहीं पता है देन डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। और साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते हुए ख़तरे को मॉनिटर करने के लिए एयर पेट्रोल यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से सर्वेलेंस किया जाएगा, एक पेट्रोलिंग की जाएगी। तो कौन से देश ने इसकी शुरुआत की है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, प्लॉट अगेंस्ट द पुअर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। द रीज़न इज़ कि आज का ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा हटके हैं, राइट। इट इज़ बिट आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ आर्टिकल। क्लाइमेट चेंज के बारे में आई एम श्योर अगर आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं देन यू नो मैनी थिंग्स अबाउट इट। हमने कई बार कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात की है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति इसमें रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ सरकारी या फिर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट नहीं, हर एक लेयर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक भी देश अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो बाकी के जो देश हैं उनकी मेहनत के ऊपर पानी फिर सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की है। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है, ये अपने आप में हटके इसलिए है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए है क्योंकि G7 देश जो हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। और ये पता चलता है कि ये जो G7 देश हैं वो एक बहुत ही चालाकी से, एक ट्रिक के माध्यम से वो दुनिया के गरीब देशों के ऊपर या फिर जो डेवलपिंग देश हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ जो खर्च है, जो पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो करवाना चाहता है। आप देखिए 1800 के टाइम पर, बाय द एंड ऑफ 1800s, ह्यूमन लेबर मेड अप 94% ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल वर्क इन द यूएसए। यूएसए में जो इंडस्ट्रियल वर्क है 94% जितना काम जो है वो मैन्युअल लेबर, ह्यूमन लेबर के द्वारा किया जाता था। आज ये 94% जो हैं वो कम होकर सिर्फ 8% हो गया है। बाकी हम मशीन्स, गैजेट्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
तो ह्यूमन बीइंग्स जब किसी चीज़ को बनाते थे तो उस टाइम पर कार्बन एमिशन जो हैं वो ना के बराबर था, लेकिन जब से हमने फैक्ट्रीज़ की शुरुआत की, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद यूरोप के अलग अलग देशों में, उस टाइम की हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो यूरोप के कुछ देश जो हैं उनके लोग यूएसए के साथ व्यापार करते थे, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूएसए तक पहुंच गई। और फिर ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एक्सपांड होने लगा। ये सारे देश जो हैं, ये सारे देश डेवलप्ड देश बन गए। तो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट किसने किया है? ये G7 देशों ने, ये डेवलप्ड देशों ने। और अब ये क्या करना चाहते हैं? अब आपने वेल्थ जनरेट की, जो हम कहते हैं ना कि गरीबों के पेट के ऊपर एक लात मार के, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के कंधों के ऊपर अपना पैर रख के ये देश आगे बढ़े। और आज जब एक पोजीशन पर पहुंच गए हैं तो वो यही वेल्थ जो हैं वो दुनिया के भलाई के लिए और दुनिया को बचाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, वो अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पुअर थिंकिंग है। भले ही ये डेवलप्ड देश है, लेकिन उनकी ये जो एक जो ट्रिक है, इस ट्रिक से हमें बचना चाहिए, पूरी दुनिया को बचना चाहिए। दैट्स द रीज़न वाई दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आज भी जो रिच वर्ल्ड है उसमें अगर आप देखें तो पहले जो लेट्स से कि कोई एक व्यक्ति था और उनके आसपास कोई उनके कपड़े धोने के लिए, कोई कपड़ा इस्त्री करने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए हैं, कोई जो घोड़ा गाड़ी है उसको चलाने के लिए एक्सेट्रा। तो 8-9 लोग जो हैं वो एक पैसे वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द रहते थे, सर्वेंट्स और जो हम कहते हैं बटलर्स एक्सेट्रा। आज आपको पता है कि every person in the rich world, we are not just talking about a rich person, we are talking about every person in the rich world today has access to 150 servants। 150 जितने ऐसे सर्वेंट्स जो हैं उनका एक्सेस है। तो क्या वहाँ पर एक व्यक्ति के आसपास 150 लोग? नो। इन द सेंस कि आपके जो होम अप्लायंसेस हैं, आपके जो गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पर पर्सन कार्बन एमिशन जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल यूएसए में पर पर्सन कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा है। वहाँ का एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और आज भी उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज़ फॉसिल फ्यूल। रिच पीपल स्टिल गेट 79% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और ये जो लॉकडाउन किया गया था, हम सब ने इसको महसूस किया है। मुझे याद है कि मेरा जो सिटी है वहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग, आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया के सारे बर्ड्स मेरे शहर में माइग्रेट हो गए थे, नो, लेकिन बहुत सारी अलग अलग चिड़िया हैं, राइट, स्पैरोज़ की कोई अगर स्पीसीज़ हैं, पैरोट्स जो नज़र ही नहीं आते थे, तो ये सारे बर्ड्स जो हैं वो लॉकडाउन के टाइम पर नज़र आने लगे, शहरों में दिखने लगे, राइट, सोसाइटी में आसपास दिखने लगे। दिस इज़ जस्ट वन थिंग। इसके अलावा दिल्ली की बात करें, दूसरे जो हमारे बड़े शहर हैं उनकी बात करें, तो एयर पोल्यूशन जो है वो ड्रॉप हो गया था। तो लॉकडाउन में पूरी दुनिया में लॉकडाउन, लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। तो ये लॉकडाउन जो हमने किया था उससे जो एक बेनिफिट मिला है एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे 11 ग्लोबल शटडाउन्स आपको करने पड़ेंगे हर साल फ्रॉम 2030 अगर हमें जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है वो अचीव करना है। तो वी हैव टू डू 11 ग्लोबल शटडाउन्स एवरी ईयर, हर साल फ्रॉम 2030। जितने भी OECD के देश हैं, OECD का फुल फॉर्म क्या है बताइए? OECD के जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं वो अपना CO2 एमिशन जो है वो बंद करें तो भी इट विल टेक हमारा जो टेम्परेचर है वो 2100 तक 0.4 डिग्री सेल्सियस ही हम इसको कम कर पाएंगे। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, इट इज़ गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग पेरिस एग्रीमेंट इज़ नॉट इज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बैड है। वो ट्रम्प साहब जो कहते थे वैसी बात नहीं है,
लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं दे आर नॉट इनफ। रिमेंबर, ये पर्याप्त नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा काम हमें करना होगा। दुनिया में लगभग 6 बिलियन जितने लोग जो हैं वो नॉट रिच की कैटेगरी में आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे देश भारत में रहते हैं। अब ये जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ हैं, ये G7 देश या फिर डेवलपिंग देश जो हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड के जेब में से ये पैसे निकालना चाहते हैं, और वो ऐसी ऐसी कोई चीज़ करना, मीन्स व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि फॉर एग्जांपल यूके जो हैं, यूके, ये G7 की मीटिंग यूके में होने वाली है, तो यूके जो है ये G7 के टाइम पर यूएसए, यूरोप, कनाडा के साथ इस प्रकार की बातचीत चल रही है कि हम एक एनर्जी कॉस्ट लगाएं, चीज़ों के ऊपर एनर्जी कॉस्ट, और ऊपर से आप बॉर्डर टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स लगाएंगे। सो एनर्जी कॉस्ट जो है उसमें ये होगा कि आप, लेट्स आई गिव यू वन एग्जांपल, राइट, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि भारत से कोई चीज़, भारत से एक वॉशिंग मशीन जो है वो हम यहाँ पर बनाकर फिर यूके में एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्हाट यूके विल डू इज़, यूके हमें ये कहेगा कि आपको XYZ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, यूके हमें ये कहेगा कि आपको तो एनर्जी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो, जो भी एक हाई स्टैंडर्ड जो है वो रखने की कोशिश करेंगे कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, नंबर 1। तो उससे ये होगा कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो जाएगा, दिस इज एक ये रीज़न, इसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आप ऐड करें बॉर्डर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स। बॉर्डर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स के ऊपर क्या करेंगे वो लोग कि यही वॉशिंग मशीन जो हैं उनके ऊपर वो कुछ टैरिफ भी बढ़ा देंगे। तो ये प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि इंडिया में इसको प्रोड्यूस करने से अच्छा है कि यूके की फैक्ट्री में ही इसको प्रोड्यूस किया जाए। तो यूके की फैक्ट्री में जब इसको प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके पास पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से थोड़े हमसे आगे थे इस रेस में। ऑलरेडी वो कुछ लैब्स उन्होंने फिनिश कर लिए हैं। अब हम, उनकी स्पीड जो है एक मीडियम रेंज पर पहुंच गई। अब हमारा भारत, चाइना जैसे देश जो हैं वो एक अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम में ये टैरिफ और एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज़ करके ये देश जो हैं वो ये कहेंगे कि भाई आपके देशों में तो हम चीज़ें प्रोड्यूस करें भी तो भी हमारे लिए तो ये एक्सपेंसिव है, तो इट इज़ बेटर कि हमारे देश में ही हम इन चीज़ों को प्रोड्यूस करें। और अब हम हमारे देश में ही ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की क्या आवश्यकता है। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम नहीं कर रहे हैं, आपके देश में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही जो टेक्नोलॉजी है, जो पैसा इन्वेस्ट करना है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो इन्वेस्ट करें। ये उनकी ट्रिक है, दिस इज़ द ट्रिक दैट दे आर ट्राइंग टू प्ले। ये उनकी एक चाल है, ये उनका एक मूव है जो इस आर्टिकल में समझाया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप इवेंचुअली वो डेवलपिंग देशों के ऊपर सारी चीज़ें थोपना चाहते हैं। द EU एंड अदर्स believe that higher tariff threats will force countries like India and China to adopt their own safety climate policies। कि जब हायर टैरिफ थ्रेट्स लगाए जाएंगे कि अगर आपने इस स्टैंडर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं किया तो फिर हम आपके ऊपर एक प्रकार का कॉस्ट लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो ये टैरिफ की वजह से उनका मानना यह है कि इंडिया और चाइना जैसे देश जो हैं वो खुद खर्च करके अपने पैसों जेब में से पैसे निकालकर क्लाइमेट पॉलिसीज़ या फिर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा करने से होगा ये कि ये जो रिच देश हैं उनको जो हर साल $100 बिलियन पेरिस एग्रीमेंट के तहत निकालने हैं, ये निकालने से कहीं ना कहीं ये बच जाएंगे, या फिर होगा ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग देशों में प्रोडक्शन कम हो जाएगा और फिर ख़ुद अपने पैसे खर्च करेंगे। तो इवेंचुअली कैलकुलेशन ये बताता है इस आर्टिकल में कि for the rich world to cut 20% of its emissions, a standard model shows it will cost them $310 billion a year. Using carbon tariffs, the rich world can instead end up $400 billion better off, making $90 billion by forcing businesses to move back to rich world. Businesses अगर अपने कार्बन एमिशन 20% कट करने की बात करें तो $310 बिलियन का उनको खर्च होगा। लेकिन जब वो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये ट्रिक अगर कर लेंगे तो उनको $90 बिलियन का फ़ायदा हो जाएगा।
तो पैसे भी बनाना चाहते हैं ये सारी चीज़ों से, और इसकी वजह से टैरिफ वॉर भी हो सकते हैं, और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जो डेवलपिंग देश है वो अपना खुद का एक अलग से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक फ्री ट्रेडिंग रेजीम बना ले, तो वो डेवलपिंग देश अब एक दूसरे के साथ चीज़ों को ट्रेड करें, या फिर दुनिया के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से टुकड़े हो सकते हैं। तो इसका एक ही इलाज है, ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो चालबाजी हैं, ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। क्लाइमेट की जब भी बात आए तो इन देशों को समझना चाहिए कि वी विल आइदर सिंक टुगेदर, या तो हम एक साथ डूबेंगे या फिर एक साथ हम तैरेंगे, स्विम करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एवरी वन ऑफ अस। हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ना कुछ करें जिससे क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम रोक पाएँ। और एनर्जी एंड डेवलपमेंट में, ग्रीन एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। इसमें हेविली हमें इन्वेस्ट करना होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हम एनर्जी को डिसेंट्रलाइज्ड करें, एनर्जी का एक्सेस जो है वो हर किसी को हो, और ग्रीन एनर्जी, व्हेन आई से एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी का एक्सेस हर किसी को हो। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। फिर बात करते हैं हार्ट ऑफ एशिया के बारे में। हार्ट ऑफ एशिया की मीटिंग होने वाली है, इट्स अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर एक मीटिंग होगी, इसको कई बार हार्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं। अब एस जयशंकर साहब जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। हाल ही में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफ़गानिस्तान को लेकर अपना जो एक इंटेंशन है, अपना जो एक इरादा है, वो स्पष्ट किया है। इसमें पहली बात जो है वो ये है कि ये जो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने एक पत्र लिखा है अफ़गान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी साहब को, और ये कहा है कि उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि एक ट्रांजिशनल पीस गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। ये जो ट्रांजिशनल पीस गवर्नमेंट है, फ़िलहाल ये सेटअप कर दें, उसके बाद वहाँ पर यानी कि अफ़गानिस्तान में इलेक्शंस हों और एक यूएन लेड कॉन्फ्रेंस हो जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, यूएसए और ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान की सरकार या फिर ट्रांजिशनल पीस गवर्नमेंट जो हैं, ये मिलकर डिस्कस करें कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर कैसे और क्या होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि उन्होंने एक ड्राफ्ट पीस एग्रीमेंट के बारे में बात बताई है, और इसमें ये जो ट्रांजिशनल अफ़गान गवर्नमेंट होगी, जो टेम्पररी अफ़गान गवर्नमेंट होगी, उसमें तालिबान भी शामिल होगा। तो अशरफ घानी या फिर जो पॉलिटिशियंस और तालिबान मिलकर एक टेम्पररी अफ़गान गवर्नमेंट जो है उसका पार्ट बनेंगे। और फिर अफ़गान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट की जाएगी। तो ये दो चीज़ों के बारे में हमें देखने को मिलता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पष्ट की हैं। तो इसमें एक चीज़ तो साफ है कि भारत जो है अब फॉर्मली इस अफ़गान पीस प्रोसेस का पार्ट जो है वो बन चुका है। भारत का इम्पोर्टेंस जो है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है, और क्यों ना माने, क्योंकि जब भी अफ़गानिस्तान और भारत की बात आती है तो अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, भारत ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ का जो सालमा डैम है या फिर इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, वहाँ के रोड्स और हॉस्पिटल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत आज भी चला रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अफ़गान के लोग जो हैं उनके दिलों में भारत के लोगों के प्रति एक ख़ास जगह है, तो एक अच्छी गुडविल है। सो ये दोनों ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से भारत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन जाता है जब हम अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस की बात करें तब। एक और चीज़, अब ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में तालिबान भी होगा, और भारत की एक लंबे टाइम से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रही है कि आज भी नहीं, कल भी नहीं, वी विल नेवर टॉक विद टेररिस्ट्स। जो आतंकवादी हैं उनके साथ टॉक्स जो हैं, बातचीत जो है वो भारत नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर भारत को जो
ऐसे कुछ मॉडरेट सेक्शन हैं तालिबान के, राइट, जो एग्रेसिव नहीं है, जो बातचीत की भाषा को जानते हैं, समझते हैं, तो उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा। आज तक हम अफ़गानिस्तान में एंगेज इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमने कभी भी मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि वी नेवर टॉक विद टेररिस्ट, ये हमारी पॉलिसी रही है, लेकिन अब उसको थोड़ा हमें चेंज करना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि टेररिस्ट के साथ हम उठे बैठे खाना पीना खाएं, नो, वी कैन टॉक विद देम, वी कैन नेगोशिएट विद देम कि भाई अफ़गानिस्तान का फ्यूचर जो है वो क्या होगा, आपका प्लान क्या है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो दिस इज़ अ गुड फर्स्ट स्टेप, आई वुड से। मूविंग ऑन, व्हाट कुड बी ड्राइविंग मुंबईज कोविड सर्ज? कोविड-19 के केसेस मुंबई में काफ़ी बढ़ चुके हैं। हर रोज़ लगभग 5,500 जितने केसेस आ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो लास्ट अप्रैल 2020 में हमें देखने को मिली थी। तो एक साल पहले जब कोविड की शुरुआत हुई, उस टाइम पर जो स्पीड थी, ऐसी ही स्पीड जो है वो हमें नज़र आ रही है। और ये तब हो रहा है जब बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका था। अब वो अच्छे हो गया, अच्छे इन द सेंस कि वो उसमें से बाहर आ चुके हैं। मुंबई में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड थिंग्स। और यू नो, अब हर्ड इम्यूनिटी, ये लगता था कि हर्ड इम्यूनिटी हमने अचीव कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं तो लगता है कि शायद हर्ड इम्यूनिटी से हम थोड़े बहुत दूर हैं। मुंबई सर्वेज taken together with case and fatality data suggest that at least half of the population, quite likely more, has been infected at some point. जो सिरो सर्वे कहते हैं वो कंडक्ट किए गए थे, और ऐसा लग रहा है, मीन्स सिरो सर्वे का डेटा ये कहता है कि 50% या फिर उससे ज़्यादा लोगों को कोविड-19 की उनके अंदर कोविड-19 की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके शरीर के अंदर, उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन कभी ना कभी हुआ है। ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी है कि वो बीमार हुए हों, लेकिन कोविड-19 के वायरस के संपर्क में आए और उनके शरीर ने वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट की हैं, ऐसा हमें सेरो सर्वे में पता चलता है। तो 50% जितने लोगों को हो गया हो तो हर्ड इम्यूनिटी लेवल, यू नो, एक मीन्स अगर लेट्स से 4 लोग हैं, राइट, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 लोग हैं। तो अगर इसको कोविड हुआ तो ये इस व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन ये दोनों लोग जो हैं उनको पहले ही अगर हो गया है कोविड-19, अब ये अच्छे हो चुके हैं, तो फिर यही जो वायरस है वो इनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इज़न्ट इट? तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डिस्कशन मीन्स रिसर्च होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में शायद ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पहले जब कोविड-19 की शुरुआत हुई तो उन एरियाज़ में इतना ज़्यादा नहीं फैला था, दूसरे एरियाज़ में था, अब इन एरियाज़ में भी कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हो रहा है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि एक जो मोर ट्रांसमिसेबल एक वर्जन है, एक नया वेरिएंट जो है वो शायद सर्कुलेट हो रहा है हमारे शहर में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या सिचुएशन होती है। एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि जो लोग हैं उनको समझना होगा कि वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मेक श्योर दैट यू वेयर अ मास्क एटिकेट्स, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने भारत सरकार को ये एक पत्र लिखा है, एक रिक्वेस्ट की है, और ये कहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि जो इंटरेस्ट आपने लगाया था, राइट, जो जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो आपने लगाया था, ये आप फिर से रीएम्बर्स कर दीजिए, वापस दे दीजिए। अगर किसी कंपनी के ऊपर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया था तो उनको वापस दे दीजिए। ये मोराटोरियम, लोन मोराटोरियम के साथ जुड़ा हुआ जो केस है उसके साथ जुड़ी हुई ये एक अपडेट है। तो अब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को ये पत्र लिखा है और कहा है कि ये जो लॉस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमें वापस पैसे पे करने हैं, तो ये पैसे जो भी अमाउंट है, लगभग कुछ 7,000 8,000 करोड़ की बात है, 7,000 करोड़ या फिर 8,000 करोड़, इतनी कुछ अमाउंट है। इतनी अमाउंट को आपको संभालना चाहिए, क्योंकि आपने हमें आदेश दिया था कि मोराटोरियम अप्लाई करें,
और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हमने लगाया और फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अब ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वापस दे दीजिए, तो आपने मोराटोरियम का आदेश दिया था इसलिए हमने लगाया था, तो आप इस पैसों का बोझ जो है वो उठाइए। अब देखते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि सरकार जो है वो ये पैसों का बोझ उठाएगी। सरकार कुछ एग्जेम्पशंस देने की कोशिश करेगी। सरकार अपनी जेब में से पैसा नहीं देगी, लेकिन सरकार जो है वो बैंक्स को कुछ एक दूसरे माध्यम से, एक दूसरे रास्ते के माध्यम से कुछ हेल्प करने की कोशिश करेगी। द लोन मोराटोरियम स्कीम वॉज एम्ड एट गिविंग टेम्पररी रिलीफ टू बोरोवर। ये लोन मोराटोरियम की स्कीम इसलिए लाई गई थी ताकि जो बोरोवर्स हैं जिनका बिजनेस बंद हो गया था तो उनको एक टेम्पररी रिलीफ मिला। इन नवंबर लास्ट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वेव इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर बोरोवर्स बिलो लोन एक्सपोजर ऑफ 2 लाख करोड़। इट paid nearly 6,000 crore to lenders compensate them for their income blocks। सरकार ने इतने पैसे कॉम्पनसेशन में दिए थे। लोन लॉस जिनको हुआ था, मीन्स बिजनेस लॉस हुआ था और जिन्होंने लोन दी उनकी बात है। India US agree to revamp a strategic energy partnership। India and USA have agreed to revamp their strategic energy partnership to focus on greater collaboration in clean energy, biofuels, hydrogen production, etc. The statement was issued after vital meeting between oil minister धर्मेंद्र प्रधान और उनके काउंटर पार्ट जो हैं जेनिफर ग्रैंडहोम। इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, और इस मीटिंग में दोनों देशों ने यह तय किया है कि अपनी स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो है उसको एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। दोनों देश जो हैं उन्होंने इस एफर्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि यूएसए की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत की ग्रोइंग एनर्जी मार्केट में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और कुछ दिनों पहले ये खबर भी आई थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो भारत का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था, लेकिन अब उसको ओवरटेक करके आ गया है यूएसए। तो सबसे ज़्यादा हम ऑयल इराक से ख़रीदते हैं, फिर यूएसए से, राइट। तो ये हैं, पहले सऊदी अरेबिया था, अभी फ़िलहाल सऊदी अरेबिया जो है वो 4th पोजीशन पर पहुंच गया है इस बार इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें। और एक अच्छी खबर है कि ये जो एवर गिवन नाम की शिप जो सुएज़ कैनाल में फंस चुकी थी उसको अनब्लॉक या फिर ये फिर से फुल्ली तैरने लगी हैं, तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल हियर, राइट। तो ये है टेलीग्राम चैनल का एड्रेस। एंड दैट्स एवरीथिंग। आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग। आज थोड़ा मैं लेट हो गया, बट आई होप इट्स नॉट अ बिग डील, इजंट इट। सॉरी अबाउट दैट एनीवे। लेकिन कल से फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। एंड यस, एन्जॉय योर स्टडीज़। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लेकर आएंगे ऑन स्टडी IQ। जय हिंद।